गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की कहानी, नाटक और कविता लेखन के प्रकार या रचना। तो जानते हैं हम कैसे होती है। कविता के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था और अब हम आज पढ़ेंगे कहानी के बारे में। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये कैसे वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, आपको मेरी वीडियोस से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बच्चों, देखते हैं हम कहानी क्या है। ठीक है। किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। यानी कि बिना घटना के, बिना पात्र के, उसकी समस्या के या उसकी जानकारी के कोई कहानी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। और द्वंद्वात्मकता यानी कि आपस में टकराव, द्वंद्व और कथा का क्रमिक विकास भी इसमें होना चाहिए। चरम उत्कर्ष भी होना चाहिए कहानी में, ताकि हमको उसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे और हम जान सकें कि इसके आगे क्या होगा, तो उसे कहानी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये कहानी, कविता और नाटक की रचना आपके 12th में है। तो पिछले साल से ये आपके 12th में जुड़ा हुआ है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इसको याद करना है। एक बार आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको ये याद जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं कहानी का इतिहास क्या है। कहानी का इतिहास, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास है, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे, जिनका विषय किसी घटना का वर्णन, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश होने लगा। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करने लगा। ठीक है। फिर आता है मौखिक कहानी की परंपरा। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया, जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो विश्व प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं ना, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखा है, उसकी कहानियां जो हैं वो विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब ये कहानी, नाटक और कविता के बारे में केवल क्लास 12th ही नहीं, क्लास 11th और बाकी क्लास 8th 9th 10th के बच्चे भी लाभ ले सकते हैं इससे, क्योंकि आने वाले समय में या कहानी तो उनके सब्जेक्ट में भी होती ही है। तो आप लोग भी इसको सुने। कहानी के मुख्य तत्व, अब देखिए कहानी के मुख्य तत्व क्या हैं। सबसे पहले आता है कथानक। आप इन पॉइंट्स को याद कर लें। कथानक, द्वंद्व, देश काल, वातावरण, ये सब इसमें है। तो पॉइंट्स को आप ध्यान से देखें। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। सरल शब्दों में कहानी की रचना को कथानक कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, यानी कि कोई कथा का होना अनिवार्य। जब आप कहानी लिखते हो या कहानी सुनते हो, उसमें एक कथा होती है, क्योंकि इसके अभाव में किसी कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जा सकता है। कहानी का कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानी कल्पना का विकास करते हुए परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देता है। कहानीकार इस प्रकार वह ऐसा काल्पनिक ढांचा या बनावट तैयार करता है जो कोरी कल्पना न होकर संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्य से मिलती हो। अब देखिए, इसमें आता है द्वंद्व। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है।
द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं या अंतर्द्वंद के कारण उत्पन्न होता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय आकार से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं की जितना स्पष्ट झलक रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। अब देखिए देश काल और वातावरण। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है। यानी कि कहीं एक जगह, जिस जगह का उसमें जिक्र आ रहा है, जिस समय का उसमें देश काल और वातावरण, जिस वातावरण का, गर्मी, सर्दी, मौसम, या कोई ट्रेन में है, या कहीं कोई चल रहा है, या कोई किसी सभा में है, देश काल और वातावरण यानी कि, ठीक है। कहानी में घटना, पात्र, समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है। कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए देश काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। पात्रों का अध्ययन करना कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का बखान यानी कि वर्णन कहानीकार द्वारा तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। अब है संवाद। कहानी के पात्रों के द्वारा किए गए उनके विचारों के अभिव्यक्ति को संवाद या कथोपकथन कहते हैं। कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। संवाद ही कहानी तथा पात्र को स्थापित एवं विकसित करके कहानी को गति देकर आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उन्हें वह संवादों के माध्यम से सामने लाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो चरमोत्कर्ष। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल, जिज्ञासा की पराकाष्ठा या चरम सीमा पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे। पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं। आगे देखो भाषा शैली। कहानीकार के द्वारा कहानी के प्रस्तुतिकरण के ढंग, रूप को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अतः कहानी की भाषा सरल, सहज तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। उद्देश्य देखिए क्या है इसका। प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकती, अतः उद्देश्य कहानी का एक अनिवार्य तत्व है। आगे देखते हैं कहानी लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका यह है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाए और उनका विश्लेषण किया जाए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें रम जाए। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखें और न ही अनावश्यक रूप से विस्तृत या बढ़ाएं। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव एवं पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। कहानी के संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। कहानी का शीर्षक उपयुक्त तथा आकर्षक होना चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोगों को जो ये मेरी कहानी के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया और इससे अवगत कराया, कहानी के उद्देश्य और कहानी के तत्व आदि से, तो इससे आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और जब परीक्षा के समय में भी आप इसको सुन सकते हैं।
तो मेरा पूर्ण रूप से यही उद्देश्य है बच्चों कि आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ाई करके हर एक चीज़ को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी पढ़कर बातों को समझकर आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो।